हाँ तो बच्चों, जैसे आपको पता है हम लोग 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं। अब तक लेक्चर में हम क्या क्या देख चुके हैं? अब तक लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि एनिमल किंगडम क्या होता है, एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के लिए हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी किया है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम के कौन कौन से जनरल फीचर्स हैं। मतलब इससे पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि एनिमल किंगडम के जनरल फीचर्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हम 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा कि इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन के कौन कौन से पैटर्न रहे हैं। ये बात आपको पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बेटा स्टडी कर रहे हैं या हम देखने जा रहे हैं, हाँ इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एनिमल किंगडम के बेसिक फीचर क्या थे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि हम अगर एनिमल किंगडम को स्टडी करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है, बिकॉज एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा वेरिएशन और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसीलिए एनिमल किंगडम को हमने 11 फाइलम में डिवाइड किया है ना। आपको पता है पोरीफेरा, स्लिनट्रेटा से लेकर के और कोडेटा तक सारे के सारे फाइलम्स हमने स्टडी किए हैं। और हमें पता है कि ये सारे के सारे फाइलम को अगर हमें अच्छे से स्टडी करना है या हम ये जानना चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन हुआ कैसे है, एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ कैसे है, कौन कौन से फाइलम के पास कौन कौन से अपने बेसिक फीचर हैं, इन बातों को जानने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। लास्ट टाइम मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे बेसिक फीचर जो हमने देखी थी वो थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है बेटा वो? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हम इसे हिंदी में कहेंगे शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक लिविंग बॉडी किस चीज़ से बनी है या किस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रही है। हम ये जानते हैं बेटा, हम लोग 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। इस किंगडम के अंदर हमने पहले बेसिक फीचर देखे, हमने देखा कि बेसिक फीचर्स क्या हैं, और फिर हम अब ये पढ़ रहे हैं कि एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कौन कौन से कैरेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। यानी हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जिनके बेस पर हम एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम वो फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं जिनके बेस पर एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? लास्ट लेक्चर में आपको मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना। और हम ये जानते हैं कि बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर आपको, अगर नहीं लास्ट वाले लेक्चर में आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट बताया था बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर एनिमल 4 टाइप के हैं। सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी बॉडी में सेल प्रेजेंट है, टिश्यू या ऑर्गन नहीं है। और बेटा एनिमल किंगडम में सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में पाया जाता है। पोरीफेरा फाइलम एक ऐसा फाइलम है जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल का होता है। उसके बाद आते हैं टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो है बेटा जिनकी बॉडी के अंदर टिश्यू जनरेट हुआ, यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर टिश्यू जनरेट हुआ पहली बार। अब जिनकी बॉडी में पहली बार टिश्यू जनरेट हुआ उनकी बॉडी को कहा गया टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और ये कहाँ पाया गया? निडेरिया में और टिनोफोरा में। समझ में आ रहा है? निडेरिया में और टिनोफोरा में ये 2 ऐसे फाइलम हैं जहां पर टिश्यू प्रेजेंट थे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का था। उसके बाद आते हैं ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एनिमल बॉडी के अंदर एक ऑर्गन जनरेट हो गया है, एनिमल बॉडी के अंदर एक ऑर्गन बन चुका है, बॉडी का एक पार्ट बन चुका है, और वो पार्ट किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रोल प्ले कर रहा है, किसी खास काम को कर रहा है, उसे कहा गया ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। कहाँ पाया जाता है ये? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है? एस्केलमिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक। कहाँ तक? अब क्वेश्चन देखो, जब हम नीट में बैठते हैं तो ये क्वेश्चन होते हैं कि भाई सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम की क्वालिटी है? पोरीफेरा की, ठीक है ना। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम की क्वालिटी है?
तो जब हम एनिमल किंगडम की क्वालिटी को पढ़ेंगे, एनिमल के फाइलम को स्टडी करेंगे, तो सारे फाइलम बेस्ड होंगे इन कैरेक्टर पर। अब बेटा ये बेसिक फीचर हैं, और बेसिक फीचर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब हम एनिमल किंगडम के फीचर्स को पढ़ेंगे और जब हम एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइलम्स को पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, मैं बस हेडिंग डालेंगे पोरीफेरा फाइलम और हम लिखेंगे ये सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। अब आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि अगर मैंने ये बोला है कि पोरीफेरा की जो बॉडी है वो सेलुलर लेवल की होती है, तो आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि इसका मतलब इनकी बॉडी में सेल्स हैं लेकिन टिश्यू जनरेट नहीं हुए। समझ में आ रहा है? और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि इनकी बॉडी में टिश्यू हैं पर ऑर्गन जनरेट नहीं हुए। ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहे हैं, तो माइंड में एकदम आना चाहिए कि बॉडी में ऑर्गन है लेकिन ऑर्गन सिस्टम जनरेट नहीं हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और दुनिया के सबसे डेवलप एनिमल होते हैं बेटा वो एनिमल जिनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट मैंने कहा बेटा एनिमल क्लासिफिकेशन को समझने के लिए कैरेक्टर समझ में आने चाहिए, है ना बेटा? तो पहला कैरेक्टर हमने देखा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एनिमल क्लासिफिकेशन को अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना? ध्यान दीजिए, यानी हम ऐसे एनिमल की बात कर रहे हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल, सेकेंड पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गन सिस्टम लेवल की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं? ऑर्गन, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल के जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उनकी बात करें बच्चों, तो ये जितने भी एनिमल होते हैं ऑर्गन सिस्टम वाले, इनमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे दो मेजर पॉइंट पर। किसके पॉइंट पर? दो सबसे बड़े पॉइंट हम देख लेते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं हम? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी हम ऐसे एनिमल की बात कर रहे हैं जिनके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर बात करेंगे तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पोरीफेरा में सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वहाँ तो टिश्यू भी जनरेट नहीं हुए। भाई पोरीफेरा संघ एक ऐसा संघ है, पोरीफेरा फाइलम एक ऐसा फाइलम है जहाँ अभी तक टिश्यू भी जनरेट नहीं हुए, जहाँ अभी तक ऊतक का निर्माण भी नहीं हुआ है। वहाँ समझ में आ रहा है? वहाँ तो सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इट मीन्स जब भी हम टिश्यू से ऊपर, सेल से ऊपर की बात करेंगे, टिश्यू लेवल से ऊपर की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमेशा हमें जाना पड़ेगा, हमें पोरीफेरा को छोड़ना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था बेटा, सेकंड पॉइंट है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। किसके बेस पर बेटा? ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर जब हम जाते हैं तो हमें एनिमल के क्लासिफिकेशन को करने के लिए दो मेजर पॉइंट समझने पड़ते हैं। पहला पॉइंट यह है कि हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर, और दूसरे नंबर पर हम ये देख रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पर। किसके बेस पर बेटा? ब्लड सर्कुलेशन के बेस पर। हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बेस पर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब तक कोई कंफ्यूजन है? बेटा जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके से मिलता है। कितने पार्ट से मिल रहा है? दो तरीके से बेटा। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक बना। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, डाइजेस्टिव ट्रैक। आप ये ध्यान रखें कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है वो एक ट्यूब की फॉर्म में हो रहा है। किसकी फॉर्म में हो रहा है? ट्यूब की फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ट्यूब की फॉर्म में है। हम इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। हम इसे क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। देखा है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम? नॉर्मल देखो, नॉर्मल जब हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखते हैं तो क्या हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि भाई एक ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हम देख लेते हैं। तो जब हम एक कॉमन ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे होते हैं तो वहाँ हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? नाक है ना, उसके साथ हम लोग ऐसे एक पाइप लेकर आए हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक पाइप निकला है और ये पाइप सीधे जाकर कहाँ जुड़ जाएगा? स्टमक के साथ जुड़ जाएगा। फिर ये स्टमक कहाँ जुड़ेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ जाएगा। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ लगी हुई है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो पता है ना आपको?
ये मैं एक ड्रॉ डायग्राम बना रहा हूँ। आप देखें इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन भरी हुई है और ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट में आके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाती है। यानी कॉमनली हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा डाइजेशन है वो इसी पूरे पाइप के अंदर हो रहा है, और क्योंकि इसी पाइप के अंदर हो रहा है तो हम ध्यान देंगे तो ये जो पूरा पाइप है ना, यहाँ पर ये मुंह बन गया, माउथ कैविटी बन गया, और इसोफेगस बन गया, और इसोफेगस के बाद यही पाइप मोटा हो गया तो स्टमक बन गया, फिर ये पाइप पतला और लंबा हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन बन गया, फिर यही पाइप मोटा हो गया तो लार्ज इंटेस्टाइन बन गया, और फिर ये पाइप लास्ट में जाके खुल गया और इसे हमने कहा एनस। समझ नहीं आ रहा है? आप ये समझिए, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन हो रहा है और फूड का डाइजेशन करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। और मैं ये कह रहा हूँ बेटा, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन इस पाइप के अंदर हो रहा है। यही पाइप कहीं पर मुंह बन जाता है, जहाँ से खुला हुआ है वहाँ से मुंह है, फिर ये पाइप एक रास्ता बनेगा जिसे हम ओएसोफेगस कहेंगे, फिर ये पाइप एक फूल जाएगा जिसे हम स्टमक कहेंगे, फिर यही पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन के में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही पाइप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, और यही लार्ज इंटेस्टाइन बाद में जाकर खुल जाएगी और बॉडी से बाहर। समझ नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बड़े लंबे पाइप पर बेस्ड है या नहीं बेटा? और इस पाइप को मैं कह रहा हूँ एलिमेंट्री कैनाल। इसी पाइप को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके अलावा डाइजेशन सिस्टम में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं, पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। आप ये समझिए बेटा कि फूड का डाइजेशन एक पाइप के अंदर हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर भी एक पाइप है और उस पाइप के अंदर एक और पाइप है जिसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। यानी इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं आपको ये समझा रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इस ट्यूब के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है। इस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बेटा शुरुआत में जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बनने की बात हुई का मतलब डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया था सरल सूक्ष्म जीवों से ही बड़े बड़े जीवों का निर्माण हुआ है। तो दुनिया में जो सबसे पहले लिविंग बने वो ऐसे लिविंग बने थे बेटा जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा था, और बनने की प्रोसेस ये थी कि उनमें एक ओपनिंग स्टार्ट हुई। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? उनकी बॉडी में क्या हुआ बेटा? एक ओपनिंग स्टार्ट हुई, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम करने के लिए उनकी बॉडी में पाइप का एक सिरा खुला, और खुलने के बाद वो पूरी बॉडी का डाइजेशन वाला पोर्शन हुआ और लास्ट में वो बंद हो गया। लास्ट में बंद हो गया का मतलब ये है इनकी बॉडी के पाइप का, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसका केवल एक ही ओपनिंग था। इसी जगह से ये खाना खाते हैं, अंदर खाना पहुंचाते हैं, ये पूरा पाइप फूड को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद अनडाइजेस्टिव फूड को इसी जगह से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल तो है, पर उसकी ओपनिंग कितनी है? ओनली वन ओपनिंग। उसी ओपनिंग से, उसी जगह से खाना खाएंगे और उसी जगह से रिलीज करते हैं अपने वेस्ट मटेरियल को। क्या ये बात समझ में आ रही है? जहाँ से खाना खा रहे हैं वहीं से निकाल रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस मेथड, इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमें देखने को मिलते हैं तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को मेडिकल साइंस में कहा जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहा जाएगा बेटा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो मैंने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर एनिमल दो तरह के हैं। सबसे पहले ऐसे एनिमल आए जिनके पास एलिमेंट्री कैनाल थी, और वो एलिमेंट्री कैनाल एक साइड से ओपन है, दूसरे साइड से क्लोज है। यानी वो रास्ता जहाँ पर खाने का डाइजेशन हो रहा है वो एक साइड से खुला हुआ है, दूसरे साइड से बंद है। अब जब वो एक साइड से खुला हुआ है तो वहीं से खाना जाता है, फूड का डाइजेशन अंदर पाइप में होता है, और फूड के डाइजेशन होने के बाद वेस्ट मटेरियल उसी रास्ते से बाहर निकल जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जिस रास्ते से खा रहे हैं उसी से रिलीज कर रहे हैं। इस मेथड को कहा जाएगा इस सिस्टम को कहा जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या ये लाइन समझ में आ गई है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पहले आप ये समझिए, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा आपको 3 फाइलम में देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? पोरीफेरा में तो हो नहीं सकता क्योंकि सिस्टम का मतलब ही नहीं है। तो पोरीफेरा के बाद कौन आते हैं? सीलेंट्रेटा। पोरीफेरा के बाद कौन आते हैं? सीलेंट्रेटा। और सीलेंट्रेटा के बाद कौन आते हैं? टीनोफोरा। उसके बाद कौन आते हैं? टीनोफोरा। उसके बाद कौन आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज।
तो बेटा ये जो 3 फाइलम है हेलमिन्थीज, इन 3 फाइलम में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? इन तीनों फाइलम में क्या मिलता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर एनिमल 2 तरह के हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया, जिनके पास माउथ की एक ओपनिंग है, उसी का वही एनस का काम कर रही है, वही माउथ का काम कर रही है। एनस वो जगह है जहाँ से गोबर को रिलीज किया जाता है, वेस्ट मटेरियल स्टूल को रिलीज किया जाता है, जहाँ से बॉडी का वेस्ट मटेरियल निकलता है वो जगह एनस है, और जहाँ से इंजेक्ट किया जा रहा है, समझ में आ रहा है, वो माउथ है। इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल के 2 ओपनिंग हैं। एलिमेंट्री कैनाल की कितनी ओपनिंग है? एक पहले वाली ओपनिंग जहाँ से फूड अंदर जाता है, और एक लास्ट वाली ओपनिंग जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। समझ में आ रहा है? तो जहाँ से फूड अंदर जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? माउथ। कोई कंफ्यूजन? और जहाँ से रिलीज आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? एनस। उसे हम क्या कहेंगे? तो बेटा जहाँ से फूड आ रहा है वो माउथ है, और जहाँ से खाना निकल रहा है वो एनस है। कोई कंफ्यूजन? अब ये ध्यान रखेंगे बेटा कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जहाँ पे एक ही ओपनिंग है, तो वही ओपनिंग एनस का काम कर रही है, वही ओपनिंग माउथ का काम कर रही है। इसे कहा जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये कहाँ देखने को मिलता है? सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और प्लेटीहेलमिन्थीज में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऐसे एनिमल के बारे में बच्चों, हम बात कर रहे हैं ऐसे एनिमल के बारे में जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग अलग अलग हुई हैं। इट मीन्स कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल डेवलप हो गई है, खाने वाला रास्ता अलग बन चुका है और रिलीज करने वाला रास्ता अलग बन चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एलिमेंट्री कैनाल के 2 सिरे हैं, एक इंजेक्ट करने वाला ओपनिंग और एक रिलीज करने वाला ओपनिंग। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है? एक जगह वो है जहाँ से खाना खाया जा रहा है, और एक जगह वो है जहाँ से खाना निकाला जा रहा है। जिन एनिमल के पास इस तरह की डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद है, उन एनिमल के अंदर कहा गया कि इनके पास है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे क्या कहा गया बेटा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? तो मैंने कहा जिनके पास 2 ओपनिंग है, रास्ता खाने वाला अलग है, निकालने वाला अलग है, दोनों रास्ते ओपन है, तो उसे कहा जाएगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कहां देखने को मिलता है बच्चों? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, ये तीनों क्या हैं? इनकम्प्लीट। अब मुझे बताइए, सीरियल याद कीजिए। पोरीफेरा तो सेलुलर है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। पोरीफेरा के बाद कौन आए? सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, के बाद प्लेटीहेलमिन्थीज, और प्लेटीहेलमिन्थीज के बाद एस्केलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज के बाद कौन आए? यानी जो पहले वाले हैं एस्केलमिन्थीज से पहले वाले, वो सब के सब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को शो कर रहे हैं, है ना बेटा? यहाँ ध्यान दीजिए। और उसके बाद आते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है एस्केलमिन्थीज से। कहाँ से स्टार्ट होता है? एस्केलमिन्थीज से लेकर के और कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल हैं, सबके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? हाँ, तो इसका मतलब आपको ये भी अच्छे समझ में आ रहा होगा कि एनिमल किंगडम के कैरेक्टर को अगर स्टडी करना है तो पहले 11 फाइलम एकदम फिंगर पे होने चाहिए, है ना? ये याद होने चाहिए। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज वगैरह, ये सारे कोर डेटा तक याद होने चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा कि तभी तो सीरियल बनेगा। अब अगर हमें एक साइड के याद हो गए तो दूसरे साइड के खुद याद हो जाएंगे, क्योंकि बेटा हमने क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन के बेस पर किया है, जीवों के विकास के आधार पर किया है। और विकास के आधार पर करने का फायदा क्या है? इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। अगर शुरू के 3 इसके पास है ना, तो लास्ट वाले सब इसके पास हैं, सीरियल से। समझ में आ रहा है? अगर हम इसे डेवलपमेंट के बेस पर नहीं करते तो 4-5 इसके अलग अलग नाम याद करने पड़ते हैं, इसके अलग अलग नाम याद करने पड़ते हैं। डेवलपमेंट है तो विकास के आधार पर फायदा ये है। आपने ये वाले याद कर लिए तो आपको पता लग गया एस्केलमिन्थीज के बाद के सारे एनिमल ऐसे हैं, एस्केलमिन्थीज के बाद के सारे एनिमल ऐसे हैं जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंफ्यूजन है ना? समझ में आ रहा है? तो जब हमें ये पता लग गया कि एस्केलमिन्थीज के बाद के सब ऐसे हैं जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माइंड में एकदम आना चाहिए इसका मतलब उससे पहले वाले सारे इनकम्प्लीट है। ठीक है ना? उससे पहले वाले सारे क्या हैं? सीरियल वाइज चल रहे हैं बेटा। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया? वेरी गुड। नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम सेकेंड पॉइंट पर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ब्लड सर्कुलेशन। किसके बेस पर हम बात कर रहे हैं?
तो बेटा ब्लड सर्कुलेशन के बेस पर अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए बेटा कि एनिमल बॉडी में एनिलिडा से पहले जितने भी एनिमल हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? उनमें सर्कुलेशन सिस्टम पैटर्न कुछ और ही है, वहाँ ब्लड प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है। एनिलिडा से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ। अब पहली बार एनिलिडा में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ देखो ब्लड सर्कुलेशन के पैटर्न क्या रहे। वहाँ क्या हुआ कि बेटा बॉडी के अंदर एक ऑर्गन जनरेट हुआ या फिर नॉर्मल ब्लड प्रेजेंट है, और वो ब्लड, आपको पता है कि ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड का मेन फंक्शन है बॉडी के सारे पार्ट्स, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एनर्जी की सप्लाई करना, है ना बेटा? न्यूट्रिशन को सप्लाई करने का काम या एनर्जी को सप्लाई करने का काम ब्लड कर रहा होता है, ठीक है ना? जितना भी फूड आता है वो फूड का डाइजेशन होने के बाद डाइजेस्टिव फूड ब्लड में जाता है, और डाइजेस्टिव फूड ब्लड में जाता है, फिर ब्लड उस फूड को बॉडी के सारे पार्ट्स में सप्लाई करता है। इसीलिए ब्लड हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न है, इसीलिए हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा होता है, लगातार खून दौड़ रहा है बॉडी के हर एक हिस्से में। और हमारी बॉडी में जब ब्लड हर एक बॉडी के हिस्से में जा रहा है तो बॉडी के हर एक हिस्से में एनर्जी की, न्यूट्रिशन की वगैरह की सप्लाई कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ हमें ध्यान रखना है, कुछ एनिमल ऐसे हुए शुरुआती टाइम में जब पहली बार ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ, तो आपको पता है कुछ ऐसे एनिमल आए जिनके पास ब्लड है, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, जिनके पास ब्लड है पर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है किसी खास जगह पर। समझ रहे ना? यहाँ पर कई सारे पैटर्न हो सकते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि ब्लड एक जगह जमा हो रहा है और सारे ऑर्गन आते हैं, ब्लड में डुबकी लगाते हैं, चले जाते हैं। इससे मतलब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, जो ब्लड में जैसे वो डुबकी लगाते हैं, मतलब जैसे वो ब्लड में अटैच होते हैं तो ब्लड के न्यूट्रिशन, ब्लड में जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं ऑर्गन के थ्रू। कुछ एनिमल ऐसे हुए जिनमें हार्ट जनरेट हो गया, और हार्ट के जनरेट होने से क्या हुआ, हार्ट ने या हार्ट जैसी स्ट्रक्चर जनरेट हो गई, हार्ट ने जनरेट हुआ, हार्ट जैसी स्ट्रक्चर जनरेट हो गई, तो उसने क्या किया, ब्लड को प्रेशर के साथ फेंकना शुरू किया बॉडी के दूसरे अंगों पर। और जैसे वो प्रेशर के साथ फेंकता, समझ में आ रहा है, जैसे वो प्रेशर के साथ फेंकता तो बॉडी के जो मतलब जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन पर ब्लड की छींटें करी चली गई, और जैसे ब्लड की छींटें गई तो उनसे बॉडी ऑर्गन क्या करते हैं, ब्लड से एनर्जी एब्जॉर्ब या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते थे। लेकिन हमारी बॉडी में अगर आप ध्यान दें तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी के हर एक हिस्से में, लेकिन वो ब्लड फ्लो हो रहा है कुछ खास स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स में। हमारी बॉडी के पास कुछ ऐसे पाइप हैं, कुछ ऐसी वेसल्स हैं, कुछ ऐसी वाहिनियां हैं जिनके अंदर रक्त बह रहा है, जिनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। उन्हें हम कहेंगे आर्टरी वीन्स, है ना, धमनी और शिराएं। पता है आपको कि हमारी बॉडी में खून बह रहा है धमनी और शिराओं में, समझ रहे ना, और केशिकाओं में। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल, हमारी बॉडी के पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, जिनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो जिन एनिमल्स के पास ब्लड का सर्कुलेशन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पाइप में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, समझ में आ रहा है, उनकी बॉडी में ब्लड कभी भी वेसल्स के अलावा कहीं और नहीं बह सकता। पर कुछ एनिमल ऐसे हैं जहां पर वेसल्स नहीं है, जहां पर वेसल्स नहीं है तो वहां पर ब्लड खुला दौड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जिन एनिमल में ब्लड की वेसल्स नहीं होती, आई रिपीट दैट, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, जिन एनिमल में ब्लड की वेसल्स नहीं होती वहां पर क्या होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है बॉडी के अंदर खुले तरीके से, मतलब वो बॉडी के ऑर्गन में ही आसपास दौड़ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इसे कहा जाएगा बच्चों ओपन ब्लड सर्कुलेशन। इसे क्या कहा जाएगा, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। कुछ एनिमल ऐसे हैं बच्चों जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया और उनकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होने का एक अलग स्पेशल रास्ता बन गया, एक अलग तरह के पाइप बन गए और उन्हीं वेसल्स के अंदर, उन्हीं पाइप्स के अंदर ब्लड फ्लो होने लगा। उन्हें हमने कहा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। इसे क्या कहा गया बेटा, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब तक की कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड खुला दौड़ता है, ठीक है बेटा। और इस क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड का फ्लो केवल वीन्स या आर्टरी में होता है, यानी कि धमनी और शिरा में ही होता है, उसके अलावा कहीं और नहीं होता। आप देखिए हमारी बॉडी में आपको ब्लड मिलेगा वीन्स में, आर्टरी में। हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर क्या होता है,
कुछ स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा कहीं और आपको ब्लड देखने को नहीं मिलेगा। यानी बॉडी के ऑर्गन तक अगर ब्लड की सप्लाई हो रही है तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हो रही है। पर जिन एनिमल में ब्लड वेसल्स नहीं होती उसे हम कहेंगे क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। जहां ब्लड फ्लो हो रहा है वेसल्स के अंदर उन्हें कहा जाएगा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन? और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन समझ में आया? ओपन ब्लड सर्कुलेशन एनिलिडा संघ से पहले था ही नहीं, यानी ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है एनिलिडा संघ के बाद। कहाँ स्टार्ट हुआ है बेटा? तो हमारे पास ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। एनिलिडा, सबसे पहले क्या होगा बेटा? एनिलिडा। अच्छा, अब अगर हम बायोएविलेशन को फॉलो करें तो आप क्या समझते हैं? सिंपल टाइप का क्लोज सर्कुलेशन, सिंपल टाइप का सर्कुलेशन ओपन ब्लड सर्कुलेशन है या क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है? ओपन वाला सिंपल है। रीजन ये है बेटा कि मैंने बताया था कि सिंपल टाइप के कैरेक्टरों से ही कॉम्प्लेक्स टाइप के कैरेक्टर बने हैं। तो सबसे पहले सिंपल कैरेक्टर आए, उसके बाद नेचर ने सोचा नहीं यार ब्लड जो है ना हम फ्लो ऐसे नहीं करते, पहले ऐसे ब्लड फ्लो कराया गया कि उसमें वेसल्स ही नहीं है, बस खाली ब्लड है और वो पूरी बॉडी में ऐसे ही दौड़ रहा है, या दौड़ने वाला सिस्टम ही नहीं है, ऑर्गन खुद आके डुबकी लगा के जा रहे हैं। ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं। तो ये समझिए सबसे पहले ऐसा सिस्टम बनाया गया, बाद में पता लगा नहीं है, अच्छा नहीं है, और हम इसको चेंज करते हैं और हमने फिर और डेवलप करके, मतलब नेचर ने डेवलप करके क्लोज ब्लड सर्कुलेशन को फॉलो किया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए कहाँ कहाँ पर आपको ओपन ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एनिलिडा संघ में ओपन ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। एनिलिडा संघ में ओपन ब्लड सर्कुलेशन मिलता है केवल लीच में। किसमें बेटा? यानी एनिलिडा संघ में केवल जोंक एक ऐसा एनिमल है, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, एनिलिडा फाइलम के अंदर केवल जोंक एक ऐसा एनिमल है जिसके पास ओपन ब्लड सर्कुलेशन है। अगर हम एनिलिडा फाइलम की बात करें तो जोंक को छोड़कर, इट मींस लीच को छोड़कर जितने भी एनिमल हैं सारे के सारे एनिलिडा संघ के, सारे के सारे एनिलिडा फाइलम के मेंबर्स सब के सब पास क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एनिलिडा संघ के पास ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, एक्सेप्ट एनिलिडा संघ में केवल ओपन ब्लड सर्कुलेशन है लीच के पास। केवल किसके पास है? लीच को छोड़कर बाकी सारे एनिलिडा के पास क्या है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? एनिलिडा के बाद क्या आता है? सीरियल भूल गए? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, उसके बाद एनिलिडा, उसके बाद ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। तो एनिलिडा के बाद के बताओ, सिर्फ एनिलिडा के पहले के नहीं, क्योंकि मैंने कहा एनिलिडा से पहले जितने भी एनिमल है वहां तो सर्कुलेशन सिस्टम ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बताइए एनिलिडा के बाद कौन आया? ऑर्थोपोडा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो एनिलिडा के बाद आया ऑर्थोपोडा। अब जितने भी ऑर्थोपोडा संघ के फाइलम हैं उन सबके पास भी ओपन ब्लड सर्कुलेशन है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, उसके बाद क्या है? मोलस्का। उसके बाद कौन आए बेटा? मोलस्का। अब ये ध्यान रखेंगे जो मोलस्का फाइलम है इसकी कई सारी क्लासेस हैं। भाई सिंपल सी बात है, हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, किंगडम को क्लासिफाई किया, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, तो ये सब क्या है? फाइलम है। फाइलम को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेंगी? क्लास बनेंगी। मोलस्का के सारे मोलस्का में, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, सारे के सारे मोलस्का में ओपन ब्लड सर्कुलेशन है। सारे के सारे मोलस्का में ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, लेकिन एक क्लास है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक क्लास है जिसका नाम है सिफेलोपोडा। क्या नाम है बेटा उसका नाम? सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा एक ऐसी क्लास है जो मेंबर्स तो हैं मोलस्का के, मेंबर किसके हैं? पर इनके पास ये सिफेलोपोडा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा ऐसे एनिमल हैं जिनके पास क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है। और याद रखिएगा सिफेलोपोडा कोई फाइलम नहीं है, ये क्लास है। किसकी क्लास है? फाइलम मोलस्का की क्लास है। किसकी क्लास है? फाइलम मोलस्का की। कोई कंफ्यूजन? और बताइए उसके बाद कौन आते हैं बेटा? इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद कौन आएंगे? इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा के सारे एनिमल के पास ओपन ब्लड सर्कुलेशन है।
कोनो कन्फ्यूजन है? वेरी गुड। एक बात और सुनिए, इकाइनोडर्मेटा के बाद कौन आते हैं? हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के भी सारे एनिमल के पास ओपन ब्लड सर्कुलेशन है। बात समझ में आ रही है? अब बचे कौन? इसका मतलब सारे के सारे कॉर्डेटा, सारे के सारे कॉर्डेटा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन को फॉलो करते हैं। एक बार फिर समझ में आ रहे हैं? मैंने कहा अगर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, एनिलिडा से पहले ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? एनिलिडा से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? एनिलिडा से स्टार्ट हुआ। अब एनिलिडा से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। एनिलिडा के पास ओपन ब्लड सर्कुलेशन है केवल लीच में। किसमें? लीच को छोड़ के बाकी सारे एनिलिडा क्या करते हैं? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद ऑर्थोपोडा, सारे के सारे ओपन ब्लड को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद मोलस्का, मोलस्का के सारे एनिमल ओपन ब्लड सर्कुलेशन करते हैं। मोलस्का के सारे एनिमल ओपन ब्लड सर्कुलेशन करते हैं एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। अब ये सिफेलोपोडा मोलस्का की एक क्लास है। जब हम मोलस्का फाइलम पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो सारे के सारे सिफेलोपोडा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन करते हैं। इकाइनोडर्मेटा ओपन करते हैं, हेमिकॉर्डेटा ओपन करते हैं, और उसके बाद जितने भी कॉर्डेटा हैं सारे कॉर्डेटा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन को फॉलो करते हैं। अगर कंफ्यूजन हो जाए कि भाई याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे याद रखें, तो बेटा कम चीज़ों को याद रख लो, ज़्यादा खुद याद हो जाएंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कम चीज़ों को याद रखो ज़्यादा, तो यह ध्यान रखो। और एनिलिडा हमें क्या याद रखना है? एनिलिडा, सिफेलोपोडा, कॉर्डेटा। एनिलिडा, सिफेलोपोडा, कॉर्डेटा, याद रहेगा। ये 3 एनिमल ऐसे हैं जिनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है। इनके अलावा बाकी सब में ओपन है। और शुरुआत कहाँ से हुई? एनिलिडा से, पहले में है ही नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। क्या आपको ब्लड सर्कुलेशन समझ में आया? तो बेटा जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनिमल क्लासिफिकेशन को समझना है तो कैरेक्टर बिल्कुल फिंगर्स होने चाहिए। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पोरीफेरा, तो मैं लिखूंगा दे हैव नो ब्लड सर्कुलेशन, इसके पास ब्लड सर्कुलेशन नहीं। और मैं लिखूंगा, या किसी फाइलम के अंदर मैं लिखवा रहा हूँ दे हैव ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, केवल इतना लिखवाया जाएगा बेटा जी कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है या क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। वहां डेफिनेशन नहीं दी जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ? वहां डेफिनेशन नहीं दी जाएगी। वहां सिर्फ ये लिखवाया जाएगा कि बेटा इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, इनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है। इसीलिए ध्यान रखेंगे जब पढ़ाया जा रहा है सारे फीचर्स कंप्लीट रखिए। जब ये फीचर समझ में आ जाएंगे तो क्लासिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सिमिट्री। हेडिंग डालेंगे सिमिट्री। थोड़ा समझिए कि सिमिट्री क्या होती है। किसी भी एनिमल बॉडी का सेंटर ऑफ पॉइंट, समझिए किसी भी एनिमल बॉडी का एक सेंटर ऑफ पॉइंट है, और सेंटर ऑफ पॉइंट के थ्रू अगर हम किसी भी एनिमल को काट दें, समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ पॉइंट से किसी भी एनिमल को अगर हम काट दें, समझ में आ रहा है, तो इस काटने की जो प्रोसेस है जिसकी वजह से उसकी बॉडी इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए, इसे कहेंगे सिमिट्री। एक बार फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। किसी भी एनिमल बॉडी का एक सेंटर ऑफ पॉइंट है, और उस सेंटर ऑफ पॉइंट से हम किसी भी एनिमल बॉडी को बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इस मेथड को सिमिट्री कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बेटा? सिमिट्री कहेंगे। अब सिमिट्री जो है ना बेटा, सिमिट्री जो है ना अलग अलग तरह की देखने को मिल सकती है। जैसे कुछ एनिमल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके बॉडी को आप किसी भी तरह से सेंटर ऑफ पॉइंट से 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही? किसी भी तरह से सेंटर ऑफ पॉइंट से 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे स्पॉन्जिला, जैसे किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं? स्पॉन्जिला लगभग एक ऐसा इस तरह का एनिमल होता है, और ये जो इस तरह का एनिमल है आप इसे बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, कुछ जगह पर कुछ जाएगा, कुछ जगह पर कुछ जाएगा। जिन एनिमल बॉडी को आप किसी भी साइड से या किसी भी तरीके से उसके सेंटर ऑफ पॉइंट से, ये ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूं, सेंटर ऑफ पॉइंट। अब सेंटर ऑफ पॉइंट अगर आपको समझाना है तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अमीबा का। हालांकि अमीबा एनिमल किंगडम के पार्ट्स में नहीं आएगा, अमीबा प्रोटोजोन से, लेकिन सिमिट्री समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। तो जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अमीबा का, तो मान लेते हैं बच्चों ये अमीबा है। आप ये जानते हैं कि अमीबा की अपनी कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होती, अमीबा अपने स्ट्रक्चर को बदलता रहता है। अमीबा के बिल्कुल बीच में यहाँ पर है न्यूक्लियस। क्या ये बात समझ में आ रही है?
अब अमीबा को अगर मैं कहूँ बच्चों आपको अमीबा को 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करना है, तो बेटा सेंटर ऑफ पॉइंट अमीबा का है न्यूक्लियस। क्या है अमीबा का सेंटर ऑफ पॉइंट? यानी अमीबा को अगर आप बात डिवाइड कर रहे हैं तो शर्त यह है कि वो इस तरह डिवाइड होना चाहिए कि उसका न्यूक्लियस भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि भाई अमीबा को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है, आपने ऐसे कट किया ऐसे कट किया, मैं डिजाइन बना के काट लेता हूं, तो ये सेंटर ऑफ पॉइंट से कट नहीं हुआ। हो सकता है आप अमीबा को ऐसे काट दें, पर ऐसे काटने के बाद आप सेंटर ऑफ पॉइंट से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। डिवाइडेशन का रूल ये है कि सेंटर ऑफ पॉइंट बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब सोचो अमीबा को अगर आपको काटने के लिए दिया जाए, बताइए आप अमीबा को क्या अगर आप ऐसे काटेंगे क्या ये बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप अमीबा को ऐसे काटें, ऐसे बच्चों ऐसे, तो क्या ये अब 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? वेरी गुड। अगर आप अमीबा को ऐसे काटें तो क्या ये अब भी 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? और अगर आप अमीबा को ऐसे काटें क्या ये अब भी बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? यानी आप अमीबा को किसी भी साइड से काट सकते हैं। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में एक से ज्यादा तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। कितने साइड से? 1 से ज्यादा साइड से आप काटने पर किसी भी एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह की सिमेट्री को मेडिकल साइंस में यानी कि बायोलॉजी में कहा जाएगा रेडियल सिमेट्री। क्या कहा जाएगा बेटा? रेडियल सिमेट्री। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है? बात समझ में आ रही है? रेडियल सिमेट्री समझ में आ गई है? रेडियल सिमेट्री क्या है? जब आप किसी भी एनिमल की बॉडी को एक से ज्यादा साइड से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे तो उसे कहा जाएगा रेडियल सिमेट्री। ठीक है ना? और ये कहाँ हो सकती है बेटा? पोरीफेरा के अंदर तो नहीं हो सकती, कुछ पोरीफेरा। अच्छा ये ध्यान रखें बेटा, पोरीफेरा में सारे स्पॉन्जेस आते हैं। पोरीफेरा में सारे कौन आते हैं? पोरीफेरा के एनिमल को स्पंज कहा जाता है। तो उनमें से कुछ स्पंज यानी कि सम स्पंजेस ऐसे हैं बेटा, कुछ स्पंज ऐसे हैं जिनके पास रेडियल सिमेट्री है, यानी आप उन्हें किसी भी साइड से काटेंगे तो बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? जैसे आपने हाइड्रा का नाम सुना है? हाइड्रा 10th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, तो हाइड्रा जो है ना बेटा एक इस तरह का एनिमल है और यहाँ पर उसके इस तरह की शेप्स देखने को मिल सकती है ना? तो जब आप उसे देखेंगे तो आप उसे इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप हाइड्रा को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी साइड से। अगर आप किसी एनिमल को इक्वल 2 पार्ट में एक से ज्यादा साइड से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसे कहा जाएगा रेडियल सिमेट्री। उसे क्या कहा जाएगा बेटा? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कहाँ पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है स्पॉन्जेस में। कहाँ पाई जाती है? सारे स्पंज में नहीं, कुछ स्पॉन्जेस में। समझ में आ रहा है? मोस्टली स्पंज, ज्यादातर स्पंज ऐसे होते हैं बेटा कि आप उन्हें किसी भी साइड से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। आई रिपीट दैट, मैं क्या कह रहा हूं? मोस्ट ऑफ द स्पंज ऐसे हैं, यानी पोरीफेरा संघ के ज्यादातर एनिमल ऐसे हैं कि आप उन्हें किसी भी साइड से 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह की सिमेट्री को कहा जाएगा एसिमेट्री। उसे क्या कहा जाएगा? यानी इन एनिमल के पास कोई सिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब इनके पास कोई सिमेट्री नहीं, यानी आप इन्हें किसी भी साइड से 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एसिमेट्री में कौन आते हैं? सारे के सारे ऑल पोरीफेरा, सारे के सारे पोरीफेरा एक्सेप्ट सम, कुछ को छोड़कर। किसको छोड़कर बेटा? कुछ इसको छोड़कर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एसिमेट्री किस में देखने को मिल सकती है आपको? स्पॉन्जिला में। किसमें देखने को मिल सकती है बेटा आपको? स्पॉन्जिला में। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, अगर आप किसी एनिमल बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं केवल एक साइड से। समझ नहीं आ रहा है? यानी आपके पास एनिमल बॉडी के पास एक डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन के बेस पर ही आप एनिमल बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उस डायरेक्शन के अलावा, उस तरीके के अलावा किसी और तरीके से डिवाइड नहीं हो सकती।
एग्जाम्पल आप हमारी बॉडी देखिए, एक ह्यूमन बॉडी को आप इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल सेंटर से देखेंगे हम लोग। अगर हम ऊपर से आ रहे हैं, देखिए हमारा आधा ब्रेन इधर, आधा ब्रेन इधर, एक आइज इधर, एक आइज इधर, आधी नोज इधर, आधी नोज इधर। समझ में आ रहा है बेटा? 16 teeth इधर, 16 दांत इधर, 16 दांत इधर, और ऐसे हमारी बॉडी बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती जा रही है ना बेटा? आधी थायराइड इधर, आधी थायराइड इधर। समझ में आ रहा है? एक फेफड़ा इधर, एक लंग्स इधर, एक लंग्स इधर, ठीक है ना? इस तरह बॉडी बिल्कुल लास्ट तक बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक किडनी इधर, एक किडनी इधर। समझ में आ रहा है? बॉडी बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। हार्ट बीच में है। हाँ, अगर माइंड में चल रहा हो हार्ट इधर है और वो एक साइड रह जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो सेंटर में है बिल्कुल बेटा। उसकी हार्ट बीट का झुकाव इधर है, इसीलिए आपको धड़कनें इधर सुनाई देती हैं, ठीक है ना? सेंटर में तो दिल भी आधा आधा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो समझिए पूरी बॉडी सेंटर ऑफ पॉइंट से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? अब मुझे बताइए, अगर मैं एक इंसान की बॉडी को, एक ह्यूमन बॉडी को ऐसे ना काट कर ऐसे काटूं, बताइए क्या ऐसे कटने पर वो बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? ऐसे काटने पर, ऐसे काटने पर, किसी भी तरीके से काटने पर वो 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन है सीधा। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? जिस एनिमल की बॉडी को आप किसी एक ही साइड से, आई रिपीट दैट, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जिस एनिमल की बॉडी को आप किसी एक ही साइड से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उस तरह की सिमेट्री को मेडिकल साइंस में कहा जाएगा बायलैटरल सिमेट्री। क्या कहा जाएगा बेटा? बायलैटरल सिमेट्री। ये बताइए क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ध्यान दीजिए, बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है? जिसमें किसी एनिमल बॉडी को या किसी भी एनिमल की बॉडी को आप केवल एक सिंगल डायरेक्शन से 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसे कहा जाएगा बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है ना? अब बायलैटरल सिमेट्री कहाँ देखने को मिलती है? ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। बायलैटरल सिमेट्री आपको कहाँ देखने को मिलेगी? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर, कहाँ से लेकर बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर सबके पास बायलैटरल सिमेट्री है। सबके पास क्या है? एक्सेप्ट किसको छोड़कर? एक्सेप्ट अडल्ट, मतलब जब एक मैच्योर, एक अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के एनिमल जब मैच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा? तो अडल्ट इकाइनोडर्मेटा के पास रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है ना बेटा? केवल इसकी क्वालिटी है, बाकी हर एक के पास बायलैटरल सिमेट्री है। आप एक कीड़ा देखो, कर्मी वॉर्म्स, आप एक केचुआ देखो, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कॉकरोच इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पर उसके अलावा किसी और साइड से डिवाइड नहीं होगा। जिन एनिमल बॉडी को आप इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते वो एसिमेट्री है। जिनकी बॉडी को आप इक्वल 2 पार्ट में किसी भी डायरेक्शन से, या मैं ये कह रहा हूं एक से ज्यादा डायरेक्शन से काट सकते हैं, रेडियल सिमेट्री है। और जिनकी बॉडी को केवल एक ही साइड से डिवाइड किया जा सकता है वो बायलैटरल सिमेट्री है। बताइए सिमेट्री समझ में आई है? तो बेटा जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे बस साफ साफ लिखवाएंगे, इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, इनमें सिमेट्री नहीं होती। समझ में आ रहा है? सिमेट्री को हिंदी में सममिति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो इसे कहेंगे सममिति। जिस जंतु के शरीर को समान 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिन जंतु के शरीर को समान 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है किसी भी दिशा से या एक से ज्यादा दिशा से, हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे, पार्श्व सममिति। समझ में आ रहा है? जिस जंतु के शरीर को विभाजित नहीं किया जा सकता किसी भी दिशा से, उसे कहेंगे असम्मित। उसे क्या कहेंगे? असम्मित या असम्मिति, ठीक है ना? और जिस जंतु के शरीर को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है उसे कहा जाएगा द्विपार्श्व सममिति। उसे क्या कहा जाएगा? द्विपार्श्व सममिति। कोई कंफ्यूजन?